नमस्कार, रियासत.com पर आप सभी का स्वागत है। साक्षात्कार नंबर 14। आज मैं आया हूँ अपने प्राथमिक विद्यालय के गुरुजी के पास। इनका नाम है अर्जुन सिंह जी गढ़वाल। मेरे गांव से हैं, रियासत से। सर्वप्रथम अपने परिवार के बारे में बताना चाहेंगे? जरूर। हमारा परिवार है। परिवार में सारे सदस्य लगभग पूरे परिवार में 60 के लगभग हैं। 60 सदस्य। तो इस त्रिलोकपुरा एरिया में त्रिलोकपुरा ये त्रिलोकपुरा हमारे दादाजी का नाम है और त्रिलोकपुरा के पूरे एरिया में लगभग 60 के करीब सदस्य हैं। और हमारे यहाँ सबसे पहले इस गांव में हमारे दादाजी द्वारा ही बिजली लाई गई और हमारा ये पहला कनेक्शन है गांव का। अच्छा, तो 1969 का। तो 1969 में सबसे पहला विद्युतीकरण यालसर गांव में विद्युतीकरण हमारे दादाजी द्वारा ही करवाया गया है। गांव कूदन तक बिजली की लाइन थी। इसके बाद में दादाजी ने प्रयास करके और हमारा पहला कनेक्शन करवाया गांव के अंदर, जो 1969 में हुआ। लगभग 48 साल पूरे हो चुके हैं कूदन के बाद। तो आपकी शिक्षा कहाँ तक हुई है? शिक्षा मैंने एमए बीएड कर रखा है। और लक्ष्मणगढ़ से सीकर से जयपुर से। तो उस समय के अपने सहपाठियों के कोई जो अपना प्रिय सहपाठी रहा हो, उनका नाम बताना चाहेंगे? उस समय हमारे क्लास फेलो तो ये था मामराज मैरिया था, अरफूल सिंह बगड़िया। तो इनका शरीर दिखने में तो आपसे ज्यादा वह वाले लगते हैं, उम्रदार लगते हैं ना। अब ये तो उन्होंने तो नौकरी भी पूरी कर ली है फौज की। स्वास्थ्य अलग अलग होता है सबका। अच्छा, आप जब पढ़े तो कोई गुरु, कोई आपकी जो हृदय के नजदीक रहा हो, जो प्यारा रहा हो? गुरु सभी वंदनीय होते हैं, फिर भी एक छाप और सभी अच्छे होते हैं। उनकी सभी की छाप होती है। गुरु में कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, गुरु सभी अच्छे होते हैं। मैं सभी को वंदनीय मानता हूँ। आपका प्रिय विषय कौन सा है? प्रिय विषय हिंदी और इंग्लिश में आपको महारत है, कहने का मतलब ये? हाँ, काम चला लेते हैं आराम से। तो ये जो अध्यापन का कार्य कर रहे हैं आप, आपका स्वप्न यही था कि ये बस संयोगवश हो गया, या आपका स्वप्न कुछ और बनने का था पहले? स्वप्न की बात ऐसी है कि पुराने समय में कोई मार्गदर्शन देने वाले भी कोई विशेष नहीं होते हैं, और बच्चों को विशेष मार्गदर्शन जब तक नहीं मिलता है तब तक उनके स्वप्न कोई निश्चित नहीं होते हैं। टारगेट लक्ष्य भी उनका निश्चित नहीं, मूर्त रूप नहीं ले पाते हैं वो। तो ये संयोगवश ही कहिए या फिर आगे से आगे जो लाइन जुड़ती गई। और इस पेशे में पहले प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया। वैसे भी आजकल विद्यार्थियों को शिक्षा ग्रहण करने के बाद में पहला जो है वो लक्ष्य यही दिखता है कि अध्यापक की नौकरी, क्योंकि अध्यापक और फौज। अध्यापक की नौकरी क्या, अध्यापक का जो धंधा है, सेवा है, वो बहुत ही स्वच्छ प्रकृति का है। इसमें कोई लाग लपेट नहीं है किसी प्रकार का, और इसमें बच्चों के भविष्य का निर्माण किया होता है, और वो एक अच्छे सुयोग्य नागरिक तैयार करता है। तो इससे बढ़िया सेवा और क्या हो सकती है। राष्ट्र निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान है। आपके शौक क्या क्या हैं, जिसको अगर हम कहें कि पढ़ाने के अलावा? खेल, कृषि? खेलने का तो अभी समय ही नहीं है, क्योंकि अब 50 साल के ऊपर हो चुके हैं। और फिलहाल शौक यही है कि थोड़ा बहुत खेती का काम कर लेते हैं विद्यालय समय बाद। खेती कितनी है अपनी? और विद्यालय समय बाद खेती का काम कर लेते हैं, अखबार पढ़ लेते हैं, समाचार सुनते हैं। खेती कितनी है अपनी? खेती तो कोई ज्यादा नहीं है, 10 बीघा कम ही। तो आप कहीं राजस्थान को छोड़कर गए हैं घूमने के लिए? घूमने के पर्पज से तो नहीं गए, और वैसे गुजरात भी देखा हुआ है। सबसे पहले
जो सर्विस जो इनकी वो गुजरात बॉर्डर पे जो इनकी, अच्छा। तो वहाँ से बिल्कुल नज़दीक होने के कारण संडे को गुजरात घूमना, अंबाजी के दर्शन भी करते थे, वहाँ बाज़ारों में भी जाते थे। राजस्थान में आप की नियुक्ति कहाँ हो चुकी है? राजस्थान में नियुक्ति सबसे पहले उदयपुर जिले में कोटड़ा पंचायत समिति, कोटड़ा। हाँ, जिसको काले पानी की सजा भी कहते हैं अच्छा। राजस्थान में। तो वो आपके लिए क्या साबित हुआ? पूरा आदिवासी इलाका है हमारे लिए, तो वह एक तरह से वरदान ही सिद्ध हुआ। अच्छा, हाँ, कैसे? क्योंकि सबसे पहले तो मैं प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाता था। हम्म। पढ़ाने की जो हमारी जो आदत थी वो बहुत ही अच्छी बनी हुई थी, और उसी के हिसाब से पोस्टिंग भी ऐसे दूर दराज इलाके में हो गई जहाँ आदिवासी जिलों के बच्चे थे, पढ़ाई समझते नहीं थे, फिर भी हमने बहुत अच्छा प्रयास किया वहाँ, और स्कूल को ऐसी तरह से इस तरह से बनाया कि वहाँ भी शिक्षा की अलग जगह दी, और तो वहाँ वहाँ समझने जो लगे कि पढ़ाई भी कोई चीज़ होती है। इंग्लिश, वहाँ इंग्लिश शुरू कर दी, ये अच्छा। 1991 की बात है। जब तक पहली क्लास में, वहाँ पहली क्लास में 1991 से इंग्लिश शुरू कर दिया गया पढ़ाना। मुझे याद है कि अंग्रेजी तो हमारे स्कूल में भी जब मैं आपके पास पढ़ता था तो भी आपने शुरू की, और जब मैं शहर में पढ़ने के लिए गया तो वहाँ छठी क्लास से अंग्रेजी सिखा रहे थे और मैं पहले से सीखा हुआ था, तो मुझे हाँ, उसका फायदा हुआ। फायदा हुआ। जरूर फायदा तो हुआ। ये इसी का नतीजा है कि हमने कक्षा प्रथम से ही अंग्रेजी शुरू कर दी थी। 1986 से जब नेशनल पब्लिक स्कूल खोला, हम्म। 1986 दिसंबर में, जब इस एरिया में एक भी विद्यालय, प्राइवेट विद्यालय नहीं नहीं था। था। आपके शुरुआती चेलों में मैं भी हूँ मुझे हाँ, पता है। बिल्कुल। तो अभी फिलहाल आप कहाँ कार्यरत हैं? अभी मैं राजकीय माध्यमिक विद्यालय दीनवा जाटा। दीनवा जाटा। गाँव वालों का पूरा सहयोग है? बहुत बढ़िया, अच्छा गाँव है। अच्छा गांव है, विद्यालय अच्छा है, बच्चे भी सारे अच्छे तो हैं, बहुत आपके अनुशासित। इस कार्यकाल में आपको कोई सम्मान भी मिला है गांव वालों की तरफ से या सरकार की तरफ से कोई, कि हमारे सम्मान तो ऐसा है कि गांव वाले तो सम्मान सभी करते हैं। करते हैं? वहाँ कोटड़ा उदयपुर में रहे तो वहाँ भी लोगों ने सम्मान किया, हाँ। वहाँ भी पढ़ाई को समझा लोगों ने। और उसके बाद में जालू जालू। जालू जो लक्ष्मण पंचायत समिति में ट्रांसफर करा के वहाँ वहाँ आ गया, तो वहाँ भी 8 साल लगभग अध्यापन कार्य करवाया। वहाँ भी एक बंद पड़ी स्कूल को 125 तक नामांकन पहुँचाया, और विद्यालय तो नाम मात्र का था, उस विद्यालय को आज बहुत ही अच्छे विद्यालयों की गिनती में ला दिया तो उसको। गांव वाले आज भी आपको याद करते गांव होंगे? वाले आज भी, छोटे बड़े सभी याद करते हैं, और ऐसा मुझे ऐसा लगता है कि दिन में शायद एक न एक आदमी तो मेरे मेरा नाम जरूर याद करता है, कि भाई किसी हाँ, न किसी रूप में जरूर याद करता ये है। अध्यापक है ऐसा जिसने विद्यालय हाँ, पुनर्जीवन कर दिया है। बिल्कुल। और आज भी उनका यहाँ आना जाना है, हम भी जाते हैं, उनसे लगाव है। एक बार आपको विद्यालय अध्यापन लाइन से हटाकर शायद निरीक्षण में भी भेजा गया था, क्या वो हाँ, पदोन्नति थी या सिर्फ एक नहीं, रूप दूसरा था? वो पदोन्नति नहीं थी, वो तो सिर्फ एक डीपीपी जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम चला था, अच्छा। और उसमें कुछ संकुल बनाए थे और उनके संकुल प्रभारी बनाए थे, ताकि विद्यालयों में सुविधा मुहैया कराया जा सके और विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का वातावरण तैयार करवाया जा सके। तो मैं इस दृष्टि से सीआरसी काछवा, वहाँ मैंने कार्य ग्रहण किया, और 8 साल तक 8 साल तक मैंने 8 साल तक वहाँ कार्य किया। बिलोंडा, काछवा और सुटोट 3 ग्राम पंचायतें मेरे अंडर में रही, और लगभग 32 विद्यालय थे, सभी प्राइवेट और सरकारी विद्यालय। तो उनकी देख रेख होती थी, और उनमें जो कार्य करवाए जाते थे उनके लिए चेक भेजना देना, और जो मॉनिटरिंग जो भी थी वो उस कार्यकाल में कुछ ऐसी भी स्कूल विद्यालय सामने आएंगे होंगे जिनकी हालत एकदम ही जैसे मरणासन थी, जिनकी जहाँ पढ़ाई बिल्कुल भी नामात्र भी नहीं थी, ऐसे भी केस सामने आए होंगे? हाँ, 1-2 विद्यालय ऐसे थे जिनकी स्थिति बहुत खराब थी, धीरे धीरे उनमें सुधार हो गया। अच्छा, एक आजकल विद्यार्थी जो है अपने शिक्षकों का सम्मान जो है वो मेरे हिसाब से कम करते हैं, और उनमें जो है शिक्षा के लिए रुचि भी कम है और शिक्षा का स्तर जो है वो भी गिर रहा है। देखिए जैसे एस के स्कूल है, एस के कॉलेज है,
वहाँ कहते हैं कि अध्यापक बहुत ही लायक हैं, अच्छे अध्यापक हैं, लेकिन सारे के सारे जो है ट्यूशन प्रवृत्ति है, पढ़ाते कम है और ट्यूशन ज़्यादा करते हैं। गर्व से ये भी कहते हैं मैं 5 बैच चला रहा हूँ, मैं 8 बैच चला रहा हूँ। और विद्यार्थी भी जो है कई कॉलेजों में जो है वो शराब बेचने का काम भी करते हैं, बदमाशी भी करते हैं, कोई किसी का अपहरण कर रहा है, टांग तोड़ रहा है ना, जीप जला रहा है। तो कितना फर्क है और क्या लगता है आपको, ये रुकेगा कि बढ़ रहा है? नहीं, ये जो मामले हैं वो कुछ अलग हैं। शिक्षा में संस्कारों की धीरे धीरे कमी होती जा रही है। पहले नैतिक शिक्षा दी जाती थी, संस्कार अच्छे दिए जाते थे, माता पिता भी अच्छे संस्कार देते थे, गुरुजी भी अच्छे संस्कार देते थे। तो इस तरह से बच्चा संस्कारित होता था और वो आगे चल करके जिस भी लाइन में जाता वो उस लाइन से भटकता नहीं था और वो अपना काम अच्छे ढंग से करता था। अच्छा। परंतु आज के समय में अब धीरे धीरे ये आर्थिक युग हो गया है, भागम भाग की जिंदगी हो गई है। बच्चों को माँ बाप अच्छे संस्कार नहीं दे पा रहे हैं। दादा दादी नाना नानी उनके पास तो बच्चों को जाने तक नहीं दिया जाता है, जाने तक नहीं दिया जाता, उनको मौका भी नहीं मिलता है कि दादा दादी या उनके नाना अनुभव। नानी, हाँ, उनके जो अनुभव हैं, उनके अच्छा। संस्कार हैं, वो तो बच्चों को बिल्कुल मिलती ही नहीं। और वो तो उनको एक जैसे पराये से होते हैं, जैसे किसी अजनबी के समान वो व्यवहार करते हैं। और आगे आने वाला समय तो ऐसा हो जाएगा, अगर यही स्थिति रही तो जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे, वो दादा दादी और नाना नानी को तो ये कहेंगे कि आप कहाँ से आए हो, आप कौन हो, अंकल अंकल। हाँ, आप कहाँ से आए हो, आप कौन हो, कैसे हो, आप अच्छे नहीं हो, आप गंदे हो, गंदे हो। आपको पता ही नहीं है किसी चीज का। यानी ऐसा माहौल हो जाएगा अगर ये चलिए तो। धीरे धीरे अलगाव बिखराव उठा रहा तो, मेरी दृष्टि से। अच्छा, एक बात होते हैं अत्याचार और अनुशासन, इसके बीच एक महीन रेखा है। पता नहीं शिक्षक कब उसको लांग जाते हैं। जैसे कि पहले मान लो आपके पास में पढ़ा था, तब आपने मेरी भी काफी पिटाई कुटाई की, लेकिन उसमें क्या होता है, मेरे माता उस बात का ध्यान रखा गया बच्चे को कहीं ऐसी जगह न लगे या ऐसा शरीर को कोई घाव न हो जो उसे आगे तक शारीरिक रूप से नुकसान करता रहे। लेकिन माता पिताओं की भी आपने नहीं सुनी, माता पिता उनके साथ में नहीं आते थे। अब अध्यापक को हाथ भी नहीं लगाने देते हैं और अध्यापक कहते हैं बाहर तुम्हें देखेंगे। तो फर्क पड़ा है ना। और कुछ अध्यापक हैं भी ऐसे जो बड़ा गर्व महसूस करते हैं बच्चों पर अत्याचार करके। तो क्या स्तर रहना चाहिए समझाने का, बुझाने का, डराने का? नहीं नहीं, अत्याचार ये अत्याचार वाली बात नहीं है। और अत्याचार अलग चीज होती है। और शिक्षा में समझाना, बच्चों को समझाना, और बड़े प्यार से ही बच्चे सीखते हैं। मार कुटाई का कोई विशेष महत्व नहीं होता है। पुराने समय में कोई जो बच्चे थोड़ी बहुत बदमाशी करते थे, नहीं मानते थे और पुराना डरा पड़ा हुआ था, तो उस हिसाब से थोड़ी बहुत कुछ पिटाई हो जाती थी, नहीं, अब बदल गया है। जिसकी कोई उसका कोई महत्व नहीं था। अब नहीं रहा। उसका कोई महत्व नहीं था, बच्चे भी उसका बुरा नहीं मानते थे, घर वाले भी बुरा नहीं मानते थे, और अध्यापक भी कोई वो नहीं है कि भाई कोई ठीक है नियम किसी, कानून भी नहीं था, सरकारी और रोक भी नहीं कोई थी। किसी प्रकार का नियम नियम भी नहीं था, सरकारी रोक भी नहीं थी, और भी नहीं था। अब बात धीरे धीरे कुछ बदलाव की ओर है। तो बात पुलिस तक पहुंच जाती अब है। बात पुलिस तक भी पहुंच जाती है, घर वाले भी ऐसा नहीं चाहते हैं, घर वालों की सोच में भी काफ़ी फर्क आ गया है। तो अब अध्यापक भी बहुत सचेत हो गए हैं कि वो इस तरह का काम नहीं ना करते हैं। करें। अच्छा, विद्यार्थी के लिए जो स्वावलंबी होना कितना जरूरी है, खुद के काम करना, दूसरों पर आश्रित न रहना, अपने छोटे मोटे काम करना, जैसे कि अभी माया आप एक ट्राउजर की सिलाई कर रहे थे, तो एक विद्यार्थी के लिए अपने कपड़ों को ढंग से रखना, इस्त्री करना, अगर हो सके तो खाना बनाना सीखना, वस्त्र धोना, कोई घर की साफ सफाई करना, बागवानी करना, कितना ये महत्वपूर्ण है विद्यार्थी के लिए। विद्यार्थी के लिए क्या, या तो सभी के लिए बहुत ही जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण यानी बिंदु है। और विद्यार्थी के लिए तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि विद्यार्थी जीवन में अगर इस तरह की भावना विकसित हो जाएगी तो वो पूरे जीवन में उसके काम आएगी। और ये ज़रूरी भी है कि अपने जो भी छोटे छोटे काम हैं, जैसे कपड़े धोना, प्रेस करना, उनके कोई अगर कहीं से फट गया हो तो सिलाई करना, बटन लगाना, या छोटी और मोटी अपने बागवानी साफ करना। सफाई करना, बागवानी करना, पानी का सदुपयोग करना, इस तरह की जो भी बातें हैं, तो ये उनके लिए बहुत ही ज़रूरी एक है। नियम का काम करते हैं ना। नींव बहुत मजबूत होती है।
आगे जा करके और उनका जो जीवन होता है वो उनके ऊपर ही खड़ा होता है। जैसे मेरा भाई है छोटा, वो दुबई में रहता है, उसको खाना बनाना आता है, वो आराम से खा लेता है। मुझे भी नहीं बनाना आता, आधी बार खाता, आधी बार भूखा रहता था। हाँ, ये होता है, होता ये है होता ठीक है। है ना। अच्छा, एक बात और, जैसे हम लोग बच्चे को पढ़ाते हैं, उसको बीएससी बीकॉम करवा देते हैं और फौज के पीछे लगा देते हैं, कभी टीचर की भी, कभी इंजीनियरिंग करवाते हैं, लेकिन एक जो व्यावसायिक शिक्षा है वो नहीं दे पाते। मान लीजिए कि कोई विदेश आता है, मजदूरी करने जाता है, अगर वो नाई का बाल काटने का काम भी उसे आता है, अगर वो इलेक्ट्रिसिटी का काम भी आता है उसे, तो वो कहीं ना कहीं जुगाड़ बना लेता है। जिस काम से जाता है उस काम से हटकर वो अपना पैसा बना सकता है। अगर उसे ये शिक्षाएं नहीं आती तो उसे बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ता है विदेशों में। हाँ, काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है, काम कोई भी कर सकता है आदमी। एक कला, एक विधा हाँ, विधा उसको, सीखनी चाहिए। हाँ, उसको काम करने का उसका तजुर्बा होना चाहिए, काम करने की लगन, कर्तव्य निष्ठा की भावना होनी चाहिए, और उसको उसमें कुछ सेवा की भावना भी होनी चाहिए। सेवा की भावना होनी सिर्फ चाहिए। पैसा कमाना ही महत्वपूर्ण नहीं हाँ, होता है। जैसे मान लीजिए हम बाजार में जाते हैं और कहते हैं जी 10 रुपए की चीज दो, उसने चुपचाप 10 रुपए की चीज दी, हमने पैसे दिए, आ गया। और सेवा मतलब कि हाँ हेलो हाय कैसे हैं, नमस्कार जयराम जी की, और मुस्कान से उसका स्वागत करें और आराम से उसे चीज दें, कोई पूछे तो बात बताएं, वो सेवा में आती वो है भी ना। अच्छी सेवा वो में आ सेवा में जाती आती है है, ना। वो भी अच्छी सेवा में आ जाती नहीं है। तो ऐसे नीरस सा लगता है आदमी ना, उबाऊ सा। हाँ, सेवा में आ जाती है। अच्छा, आगे हम पूछते हैं आपसे राजनीति के बारे में। तो कौन से दल से जुड़े हैं आप बताना चाहेंगे? नहीं, कोई दल नहीं है हमारा, कोई दल नहीं है। कोई दल नहीं है। वैसे भी आप तो अध्यापन कार्य करते हैं, तो टाइम समय भी नहीं रहा होगा अपना, है? हमें समय भी नहीं मिलता है ज़्यादातर, और इसमें रुचि भी नहीं इस है, दलगत राजनीति से हम थोड़े से दूर रहते हैं। दूर है और मेरी व्यक्तिगत राय तो यह है कि कि समय के एक हिसाब से। एक एक आज के समय में एक ईमानदार आदमी को इस दूषित राजनीति से दूर रहना चाहिए। अच्छा, लेकिन जिस जिस पिछली बार सीपी जोशी का चुनाव चयन होने से सिर्फ एक वोट से कम रह गए थे सीपी जोशी, तो 5 साल उनको इंतजार करना पड़ा। तो आपको नहीं लगता एक वोट का भी फर्क है? एक एक वोट का महत्व होता है, निश्चित रूप से एक एक वोट का महत्व होता नहीं तो सीपी जोशी केंद्र में है। रहते, हाँ, लेकिन रह हाँ, गए तो थे। उसे एक वोट का खामियाजा भुगतना पड़ा, भुगतना पड़ा एक वोट भुगतना का। पड़ा। और शायद उस दिन उनके उनके ड्राइवर को उन्होंने मना कर दिया था, या वो अपने बीवी, उनकी बीवी मार नहीं दे डाल पाई थी वोट, उनकी खुद की। हाँ, वो खुद का भी हो सकता है और वो किसी का भी हो सकता है, ये कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है, लेकिन वोट का महत्व होता है। महत्व है ना। वोट जरूर देना चाहिए, सभी को देना चाहिए, यानी अपना वोट जरूर देना चाहिए, चाहे वो किसी भी व्यक्ति को दे, और अच्छे नेता को चुने। ये जो नोटबंदी हुई है फिलहाल, इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? अच्छी रही, देश की सेहत के लिए फायदेमंद रही कि नहीं रही? काला धन कैसा, कितना आया उससे? नोटबंदी वैसे देखा जाए तो एक अच्छी प्रक्रिया रही है, और लोग तो कहीं मर गए, नहीं, नोटबंदी से नहीं मरे हैं। लाइन में लगे लगे। नहीं नहीं, वो तो मरने वाले तो लाइन में लगने से नहीं, वो तो कहीं भी घर में बैठा बैठा भी मर सकता है, ये कोई तुक वाली बात नहीं नहीं है। नहीं नहीं, मैंने एक अध्यापक को फोन किया था। मैंने कहा गुरुजी पैसे की मांग किया। उन्होंने कहा कि मैं 2 दिन लगातार लाइन में खड़ा हो गया हूँ, 6-6 घंटे 12 घंटे मेरे पाँव सूज गए। वो एक हट्टे कट्टे अध्यापक हैं, और उनका ये हाल है, तो एक बुढ़ा आदमी, बुजुर्ग आदमी, तो जाहिर सी बात है मर ही जाएगा। नहीं है, तकलीफ तो हुई है लोगों को, खास तौर से बूढ़ों को विशेष रूप से ज़्यादा हुई है, लेकिन वो उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। थोड़ी बहुत देश के लिए हम तकलीफ उठा भी सकते हैं, ऐसे बता और रहे हमें कि उठानी भी ऐसे चाहिए। बता रहे कि जो नोट थे 1000 के 500 के, 98% नोट वापस जमा हो चुके हैं रिजर्व बैंक के। वो आंकड़ा जानबूझ के जारी नहीं कर रहे, 98%। तो अगर 98% नोट वापस जमा हो गए तो फिर काला धन कैसे? काला धन कहाँ रहा? काला धन तो था ही नहीं इसका मतलब, बिल्कुल लोगों ने पहले ही सफेद कर दिया। नहीं, ये जो प्रक्रिया चली, इस प्रक्रिया को पहले अच्छे ढंग से प्लानिंग नहीं की गई, और इसमें ये नहीं देखा गया कि इसका क्या परिणाम होगा, कैसे होगा। इस थोड़ी सी जल्दबाजी में उठाया गया कदम है। इसके दूरगामी परिणाम वाला बिल्कुल इसके नहीं सोचा। दूरगामी परिणामों के बारे में सोचा नहीं। अब सरकार की क्या मजबूरी रही या क्या रही, वो तो वो जाने, लेकिन प्लानिंग के हिसाब से अगर काम होता तो काम बहुत ही अच्छा बेहतर था, होता। बेहतर होता, और लोगों को परेशानी भी नहीं होती। अच्छा, एक आदर्श विद्यार्थी के लिए क्या क्या अनिवार्यताएं हैं, अपरिहार्यताएं हैं, गुण होना चाहिए? आदर्श विद्यार्थी के लिए, हाँ, आदर्श विद्यार्थी के लिए
सबसे पहले तो अपनी जो नियमित पढ़ाई है उसका ध्यान रखें और अच्छे संस्कार ग्रहण करें। जो भी समाज में, विद्यालय में अच्छी बातें उनको सीखने के लिए, पढ़ने के लिए, देखने के लिए, सुनने के लिए मिलें, उनको ग्रहण करें। और जो भी बुराई नजर आए उससे दूर हटे, ताकि वो उसके जीवन में यानी कोई रुकावट नहीं आए और कोई परेशानी खड़ी नहीं हो। तो एक अच्छा विद्यार्थी वही है जो संतुलित जीवन जिए और अच्छे अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखे और पढ़ाई नियमित रूप से करे और अच्छे संस्कारों से वो पोषित हो। और एक दो चीजें हो जाती हैं अध्ययन के साथ में, तो स्वाध्याय और एक खेल। अमूमन देखा गया है कि बहुत से माता पिता जो है पढ़ाई को ज्यादा महत्व देते हैं और खेल, जैसे कि अमेरिका में हमारे लोग हैं, भारतीय समुदाय रहता है, तो पढ़ाई में 90% लोग हमारे आगे हैं, अमेरिकनों से आगे, लेकिन खेल में हमारे आदमी वहाँ बिल्कुल नहीं है। क्या हुआ, किसी ने अगर दाखिला अपनी मर्जी से ले लिया, लेकिन खेल में हम लोग बिल्कुल भी उनको प्रोत्साहित नहीं करते। तो आपको नहीं लगता खेल भी एक अंग है विद्याध्ययन के साथ साथ? हाँ, पढ़ाई के साथ साथ खेल भी उतना ही महत्वपूर्ण है मुझे कोई खेल जितनी नहीं आता पढ़ाई। तो मैं वैसे ही पीछे हूँ। खेल भी है और जो आनंद है, मनोरंजन, ये सब जीवन के लिए जरूरी चीज है। जरूरी है हाँ, संपूर्ण विकास के लिए। संपूर्ण विकास के लिए, बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए इनका सबका महत्व है अपना अपना। एक और शब्द है स्वाध्याय। स्वाध्याय का मतलब कि आप अध्ययन कर रहे हैं उनके अतिरिक्त किताबों का, धर्म किताबों का और अच्छे साहित्य का, जिससे कि आपकी शब्दकोश की वृद्धि हो। वो कितना महत्वपूर्ण है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्वाध्याय एक बहुत ही अच्छी आदत है। इससे कई प्रकार की जानकारी भी मिलती रहती है और जो बच्चे होते हैं, परिवार में अन्य सदस्य होते हैं, उनको भी एक नई प्रेरणा मिलती रहती है पढ़ने की। कहते हैं खाली दिमाग शैतान है घर, तो उस और समय वो खाली दिमाग शैतान का घर भी होता है, तो उस समय का सदुपयोग भी हो जाता है और अच्छी अच्छी जानकारी भी इतिहास के मिलती है। बारे में जानकारी मिलती है, धर्म के बारे में। राजनीति के बारे में, धर्म के बारे में, समाज के बारे में और जो भी क्षेत्र हैं, सब तरह की जानकारी उनको मिलती रहती है और टाइम पास भी हो जाता है उनका। तो विद्यार्थी आपको किस रूप में, कैसे एक अध्यापक के रूप में याद करें, आप चाहें? विद्यार्थी तो अध्यापक को एक आदर्श के रूप में माने और उनके बताए हुए अच्छे मार्ग पर वो चले, आदर्श के रूप में माने। नहीं कि जैसे कि आजकल तो विद्यार्थी अध्यापक को आदर्श के रूप में नहीं मानते हैं, फिल्मी सितारों को मानते हैं। हाँ, वो तो उनकी अलग रुचि होती है। उनके उनके बटुओं में जो है, पर्स में जो है फिल्मी नायिकाओं की तस्वीरें रहती हैं। हाँ, गलत है वो। गलत है। वो गलत है, साफ साफ गलत है। और ऐसे विद्यार्थी कुछ दूसरी लाइन में चले जाते हैं वो, और उनका शैक्षिक विकास नहीं होता। बहुत कम विद्यार्थी उनमें सफल होते हैं, बाकी वो अपनी राह से भटक जाते हैं। एक अंतिम सवाल पूछता हूँ कि जब आप पढ़ा रहे होते हैं तो एक अच्छे विद्यार्थी को किस तरीके से बिहेव करना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए कि गुरुजी पढ़ा रहे हैं तो वो बातें कर रहे हैं, कोई किसी तरफ चौक फेंक रहा है, कोई किसी की कॉपी फाड़ रहा है, कोई किसी को धमका रहा है, बाहर तो मैं देखूंगा, क्लास में नहीं क्या माहौल रहना चाहिए? नहीं, ये तो ऐसा है कि क्लास का माहौल है बहुत ही अच्छा रहना चाहिए। बच्चे आराम से तरतीब लाइन से बैठ करके आराम से पढ़ें, अच्छी तरह से सुने, समझें उनको, और जो अध्यापक लिखाएं उनको अच्छी तरह से लिखें और घर जाकर उनको याद भी करें। एक मेरी कमी रही है कि जिस बिंदु पर अध्यापक पढ़ाना चाहता है उस बिंदु से हटकर मैं जो है अन्य विषयों पर बातचीत करता था, तो समय भी बर्बाद होता है और अध्यापक का भी ये बच्चों की मनोवृत्ति होती है। ध्यान भटकता है। ये बच्चों की मनोवृत्ति होती है कि बच्चों का स्वभाव होता है कि बच्चे एकाग्र रहकर वो थोड़ा सा नहीं कर ज्यादा नहीं रह पाते हैं, तो वो कुछ न कुछ नई हरकत करने की सोचते हैं। नई हरकत करने की सोचते हैं, वो ज्यादा नहीं करते हैं। वो कोई इसमें एक दो बच्चा इस तरह का क्लास में होता है। पहले और आज के समय में देखें, तुलना करें तो जो छात्र और छात्रा, इनके जो पढ़ाने के जो सह शिक्षा में जो पढ़ाते हैं, कितना फर्क आया है? पहले सह शिक्षा कम 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 थी थोड़ी,
सह शिक्षा खूब है, अभी बहुत है। अपने विद्यालय में तो अपने विद्यालय में थी, पहले भी सह शिक्षा थी, अभी सह शिक्षा है। और बड़े बड़े कॉलेज विद्यालय ये भी सह शिक्षा के चल रहे हैं। मेरे हिसाब से तो कोई गलत नहीं अच्छी है। चीज़ हाँ, है। सह शिक्षा अच्छी चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं। ये एक सोच का फर्क है और कुछ नहीं। ठीक है, आपको संदेश देना चाहें किसको? विद्यार्थियों को, क्योंकि आप अध्यापन लाइन से हैं। हाँ, मेरा संदेश तो यही है, विद्यार्थियों को तो मेरा संदेश यही है कि वो समय पर अच्छे पढ़ें, अच्छे ढंग से पढ़ें, नियमित रूप से पढ़ाई करें और अच्छे संस्कार प्राप्त करें, ताकि उनका जीवन सफल हो, उनका भविष्य उज्जवल हो। अपने नाम गांव का, अपने अपने माता गांव पिता का, का और अपने अपने माता पिता का, देश अपने का। गुरु जी का, अपने देश का, सबका नाम रोशन करें वो। उससे में उसकी भलाई है, उसका हित है, देश का हित है, सबका हित है। आपने समय निकाला, अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आपसे मार्गदर्शन लेते रहेंगे।